हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। इसके पहले हमने मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। और साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसका पीडीएफ के साथ साथ आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर। मेनी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी एस्टेब्लिश्ड commercial center in different parts of India. Who among the following was not one of them? तो बहुत सारी यूरोपियन कंपनी आई थी इंडिया में और उन्होंने अपना कमर्शियल मिलिए स्टार्टिंग में जो यूरोपियन कंपनी आई थी वो क्या करने के लिए आई थी? स्पाइसेस और मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए आई थी। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो वो रॉ मटेरियल के खोज में निकले थे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी जो ट्रेडिंग इंडिया यूरोपियन कंपनीज थी वो इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। इनमें से कौन सी कंपनी जो नहीं थी, जो इंडिया में सेटल नहीं हुई थी, ये हमें बताना है। डच, फ्रेंच, स्पेनिश और ब्रिटिशर्स। तो आपको पता है कि डच जो थी वो तो आई ही थी, फ्रेंच भी आई ही थी और ब्रिटिशर्स तो खैर रहे ही थे। तो वो कौन सी कंपनी थी? वो थी स्पेनिश। स्पेनिश जो थी उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनी यानी कॉमर्शियल सेंटर इंडिया के डिफरेंट पार्ट में इस्टेब्लिश नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। 1602 में क्या होता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आती है और ट्रेड करने के लिए इंडिया आती है और उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित कर किया 1605 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखेंगे कि 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहली फैक्ट्री स्थापित किया और वो इंडिया में कब आए? 1602 में यहाँ से ट्रेड करने के लिए। ये ध्यान में रखेंगे आप। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? 1600 AD में आती है और वो अपने इस्टेब्लिश करते हैं पहली फैक्ट्री कहाँ पे? सूरत में इस्टेब्लिश करते हैं। और वो कब करते हैं? 1613 में। उसके बाद आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया। लेकिन इसके पहले आप ध्यान रखेंगे पुर्तगालिस जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। पुर्तगालिस मतलब पोर्टुगीज जो हैं वो सबसे पहले आते हैं इंडिया में। ये आपको ध्यान है, सबसे पहले भी आते हैं और सबसे लेट भी यही जाते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आती है 1664 AD में और ये भी अपनी पहली कंपनी कहाँ पे स्टेब्लिश करती है? सूरत में। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आया कि स्पेनिश जो थे वो उन्होंने यहाँ पे कॉमर्शियल सेंटर स्टेब्लिश नहीं किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वास्को ड गामा हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498 AD. द अर्ज टू सिक्योर मार्केट लेड टू फियर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अब हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि वास्को डी गामा जो थे उन्होंने सी रूट के द्वारा इंडिया में आए 1498 में। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट बात है। पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी। ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। वास्को ड गामा कौन थे? वो एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे और इंडिया में वो आते हैं सी के द्वारा 17 मई 1498 को। और वो इंडियन जो किंग होते हैं जमूरिन, उनके द्वारा हेल्प भी किए जाते हैं। और सबसे पहले वो पहुंचते हैं कहाँ पे? कालीकट में, यानी कपक्का दाऊ जो कि कालीकट के किनारे है, मॉडर्न स्टेट ऑफ केरला में। ठीक है, प्राइमरी फैक्टर क्या था कि लेड टू फियर्स बैटल बिटवीन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया वाज ए ट्रेडिंग राइवलरी। और सारी कंपनी जो क्या चाहती थी? अपने ट्रेड में मोनोपोली चाहती थी, क्योंकि अगर मोनोपोली रहेगी तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इन इंडिया पोर्तुगीज हैड एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेटलमेंट एट कोचिन, गोवा, दीव एंड दमन. They seized Indian territories in the hinterland. Portuguese had to face the might of Mughal emperor in South India. All of the above हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो इंडिया में पोर्तुगीज जो है अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट कहाँ पे स्टेब्लिश करते? कोचिन में, गोवा में,
दीव और दमन, ये चारों जगह ही अपना ट्रेडिंग सेटलमेंट स्टेब्लिश करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। दिस इज इंडियन टेरिटरीज इन द हिंटरलैंड, नहीं, उन्होंने एक्चुअली कोस्टल रीजन पे अब टेरिटरी को स्टेब्लिश किया था। गोवा, महाराष्ट्र, ये सब इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करते थे पोर्तुगीज का, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पोर्तुगीज हैड टू फेस द माइट ऑफ मुगल एम्पायर इन साउथ इंडिया, नहीं, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो सिर्फ एक ही करेक्ट है कि इंडिया में पोर्तुगीज जो है वो अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट स्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे कोचिन, गोवा, दीव और दमन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे करेक्ट। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। पोर्तुगीज का काफ़ी मोनोपोली हुआ करता था स्टार्टिंग में और काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी हुआ कर रही थी। इंडिया में उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेटलमेंट कहाँ कहाँ स्थापित किया? कोचिन, गोवा, दीव और दमन में। स्टार्टिंग में क्या होता है कि उनकी जो फोर्सेस थी वो कंबाइंड थी ट्रेड से, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड और थर्ड जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि पुर्तगीज जो है वो मेनली कोस्टल रीजन पे कंट्रोल किया था और कांस्टेंट वॉर करते थे किस लिए? अपने ट्रेड को एक्सपेंड। कोस्टल रीजन का एक फायदा था ना कि उनका मतलब कोस्ट यानी पोर्ट पे कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है, तो इसलिए वो कोस्टल रीजन पे रहते थे। दे क्लैश्ड विद मुगल पावर इन बंगाल इन 1631, तो मुगल पावर के साथ वो क्लैश कहाँ पे? साउथ इंडिया में क्लैश नहीं करते हैं, वो क्लैश होता है उनके साथ बंगाल में। बंगाल आपको पता है इंपॉर्टेंट प्लेस था उस टाइम पे। और यहाँ पे एक और रीजन था क्योंकि यहाँ कॉटन का सिल्क प्रोडक्शन होता था या मसलिन जिसको बोलते थे। उसके बाद ये एक पोर्ट सिटी था, मतलब कनेक्टिविटी को प्रमोट कर रहा था। और दे क्लैश विद मुगल पावर इन 1631 एंड वर ड्रिवन आउट देयर सेटलमेंट एट हुगली। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन 1600 AD द ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। चार्टर ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द सोल राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट। द पोर्तुगीज हैड एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि 1600 AD में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चार्टर प्राप्त करती है किससे? जो रूलर होते हैं इंग्लैंड के, यानी उस टाइम कौन थे? उस टाइम क्वीन एलिजाबेथ होती है, उनसे वो चार्टर प्राप्त करते हैं। और चार्टर क्या ग्रांट करता है? चार्टर ये ग्रांट करता है कि उनकी सोल राइट है ईस्ट, मतलब यूरोप के ईस्ट में जो रीजन है उनके साथ व्यापार करने का उनको सोल राइट हुआ करता था। द पोर्तुगीज हैड एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, नहीं ईस्टर्न कोस्ट नहीं, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट होगा। हम देख सकते हैं गोवा, दमन, दीव, ये सारे वेस्टर्न कोस्ट पे हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो हो जाएगा वो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो क्वीन एलिजाबेथ जो है, क्वीन एलिजाबेथ ग्रांट करते हैं चार्टर किनको? जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, 31 दिसंबर 1600 AD में। और ये चार्टर उनको क्या एक्सक्लूसिव राइट देता है, प्रिविलेज देता है किस? ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए। और फर्स्ट वॉयस जो होता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कब बनता है? 1601 AD में, ठीक है, व्हेन इट शिप्स सेल्ड टू द स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। और पुर्तगीज जो है उन्होंने अपना प्रेजेंस जो कहाँ पे स्टेब्लिश किया था? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कोचीन, गोवा, दमन, दीव, बॉम्बे, वो उनका इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हुआ करता था। और इसके रिगार्डिंग हम देख सकते हैं कि उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है वेस्टर्न वाले रीजन पर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement is not correct with reference to the entry of European powers in India? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ द यूरोपियन पावर्स इन इंडिया? पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499 AD. English opened the first factory in South India at Masulipatinam. In Eastern India, the English company opened its first factory in Odisha in 1633 AD, and under the leadership of Dupleix, the French occupied Madras in 1746 AD. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो पोर्तुगीज होते हैं वो कैप्चर तो करते हैं गोवा को, लेकिन 1499 में नहीं, 1510 AD में, ठीक है। तो इसलिए हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट होता है। जो इंग्लिश जो होती है अपनी पहली फैक्ट्री साउथ इंडिया के मसूलीपट्टनम में स्टेब्लिश करती है, बिल्कुल सही बात है हमारा। सेकंड जो है ईस्टर्न इंडिया में, तो आपको पता है ओडिशा जो है वो ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, ठीक है।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये सब किसके पार्ट है? ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है। तो ईस्टर्न इंडिया के ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे इंग्लिश जो है अपनी पहली कंपनी जो कहाँ स्टेब्लिश करती है? ओडिशा में। और वो कब करती है? 1633 में। ये डेट आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746 AD। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा रॉन्ग है क्योंकि पोर्तुगीज जो है वो गोवा को कैप्चर 1510 AD में करती है और जो उस टाइम जो पोर्तुगीज गवर्नर होता है वो अल्फांसो द अल्बकर्क होता है। ठीक है, पहले गवर्नर कौन होता है? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये आप सब ध्यान में रखेंगे। तो यूरोपियन पावर जो है, जो पोर्तुगीज होती है, वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो कालीकट पहुंचते हैं। 1510 में जो गवर्नर जो होता है अल्फांसो द अल्बकर्क, वो गोवा को कैप्चर कर लेता है रूलर्स ऑफ बीजापुर से 1510 AD में। और पुर्तगीज जो है अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं इंटायर एशियन कोस्ट फ्रॉम हर्मोस टू इन द पर्शियन गल्फ टू मलक्का इन द मलाया एंड स्पाइस आइलैंड इन द इंडोनेशिया। तो जो पुर्तगीज कर रहे थे ना कि उनकी नेवी काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी और उनका कंट्रोल था किसके ऊपर? कोस्ट के ऊपर काफ़ी कंट्रोल था। और कहाँ से कहाँ तक कंट्रोल था? तो हॉर्मुज आपको पता होगा, हॉर्मुज आपको पर्शियन गल्फ वाले रीजन में, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? पर्शियन गल्फ वाले रीजन में। उसके बाद मलक्का, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जो मलय पेनिनसुला और इंडोनेशिया के बीच में है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो उसके बीच जितने सारे रीजन आते, जितने सारे कोस्ट आते थे, उसके ऊपर किसका कंट्रोल, किसका डोमिनेशन होता था? वो होता था पोर्तुगीज का। दिस ईस्ट इंडियन टेरिटरीज ऑन द कोस्ट एंड वेस्ट वॉर एक्सपैंड their trade and dominions and safeguards their trade monopoly from their European rivals. 6 number question देख लेते हैं. Many events happened in Europe caused repercussion in India. The War of Austrian Succession took place from 740 to 748 AD. The two main parties to this war were. तो इनमें से कौन से दो पार्टी हुआ करते थे? तो कौन से दो? जो वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन हुआ था, जो सक्सेशन वॉर हुआ था, जो कि हैपन हुआ था कहाँ पे? यूरोप में. और इसका रिपरकशन इंडिया में भी देखने को मिला था 1740 से 1748 के बीच में हुआ था. तो ये किसके किसके, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये एक्चुअली हुआ था फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में. और जो ये वॉर खत्म हुआ था तो एक ट्रीटी के साथ खत्म हुआ था और उस ट्रीटी का नाम था एक्स-ला-चैपेल. ट्रीटी को क्या कहते हैं? एक्स-ला-चैपेल उस ट्रीटी का नाम था. और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था कि इंग्लिश जो है उनका पोजीशन जो होगा इंडिया में रिटर्न कर दिया जाएगा और जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना पोजीशन नॉर्थ अमेरिकन वाले रीजन में प्राप्त कर लेंगे. ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे. वॉर ऑफ सक्सेशन जो ऑस्ट्रियन वॉर था, जिसके साथ ही एक्स-ला-चैपेल जो है वो एक ट्रीटी होती है. अब हम देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल जो इंडिया में होता है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को. तो कैप्टन हॉकिंस वाज गिवन अ मंथ ऑफ 400 बाय द एम्परर जहांगीर. Later he was expelled from the Jahangir court as a result of Dutch intrigue. हमें बोलना है, बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो जहांगीर है वो मनसब देता है कैप्टन हॉकिंस को 400 का. ये बिल्कुल करेक्ट है. इंग्लिश खां की उपाधि भी देते हैं. उसके बाद वो इससे काफ़ी इंप्रेस होता है क्योंकि इसको पर्शियन भी आता है. उसके कोर्ट में वो पर्शियन लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं तो इसलिए वो काफ़ी इंप्रेस होता है. लेटर ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द जहांगीर कोर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द डच इंटरव्यू. बिल्कुल गलत बात है. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट. जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डिसाइड करती है सूरत में अपने फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए तो वो किसको भेजते हैं? कैप्टन हॉकिंस को भेजते हैं जहांगीर के कोर्ट में. क्या करने के लिए? रॉयल फेवर्स प्राप्त करने के लिए. और इस तरीके से जहांगीर जो है उसको देता है 400 का मनसब देता है और जागीर देता है. उसके बाद कहते हैं कि सेकेंड जो है स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम जहांगीर कोर्ट फ्रॉम आगरा एज अ रिजल्ट ऑफ पोर्तुगीज इंडियन. ना कि डच के इंट्रिग्स की वजह से उसको मतलब जहांगीर के कोर्ट से एक्सपेल किया जाता है. तो यहाँ पे सिर्फ जो पोर्तुगीज होती है वो इंट्रिग करती है, मतलब षड्यंत्र करती है और उसके अगेंस्ट में क्या होता है उसको बाहर कर दिया जाता है. और ये कन्विंस करता है ब्रिटिशर्स को नीड टू ओवरकम पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस. और ये क्या करता है कि अब ज़रूरी हो गया पोर्तुगीज का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए इंडिया में, अगर उनको अपनी एस्टेब्लिशमेंट करनी है तो. इफ दे वर टू ऑब्टेन एनी कंसेशन फ्रॉम द इंपीरियल गवर्नमेंट. 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं.
बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम दम। तो बॉम्बे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ले लिया गया था किससे? तो वो ले लिया गया था पोर्तुगीज से, और ये मिला था उनको दहेज में, डाउरी के रूप में मिला था। जो चार्ल्स सेकंड है वो जब शादी कर लेते हैं पोर्तुगीज प्रिंसेस के साथ तो उनको दहेज में मिलता है क्या चीज? बॉम्बे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा करेक्ट। द किंग देन ग्रांटेड द कंट्रोल ऑफ बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके पहले क्या हो जाता है? तो नवल बैटल होता है इन कंट्री के बीच में कब? 1602 में, और हॉस्टिलिटी जो है वो एंड हो जाता है 1630 एडी में, और पोर्तुगीज जो है अपना सारा पोजीशन जो है वो लॉस कर देती है इंडिया में, एक्सेप्ट गोवा, दीव और दमन में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर मद्रास ब्रिटिश मेड बंगाल एज देयर इंपॉर्टेंट सेंटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग देयर कंट्रोल ओवर बंगाल, which of the following statement is incorrect? तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट रिगार्डिंग their control over the Bengal? In 1645, East India Company was given permission to trade at Hooghly in Bengal. Company received zamindari rights over 3 villages. One of was Calicut, which later grew into the city of Calcutta. Through the early 18th century, the conflict between companies and the Nawabs of Bengal intensified. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं। तो पहला स्टेटमेंट ही एक्चुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 1645 एडी नहीं होते हैं, ये 1651 एडी होते हैं। तो कई बार हमें डेट ध्यान में रखना होता है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। कंपनी जो है वो रिसीव करती है जमींदारी राइट्स 3 विलेजेस के ऊपर, कालीकट, सूतानटी, ये जो प्लेसेस होते हैं, और उनमें से होता है एक कालीकत, दूसरा होता है सूतानटी, और तीसरा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो बाद में किसका फॉर्मेशन करता है? कैलकट्टा का। ठीक है, और थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड हो जाता है। तो अर्ली 18th सेंचुरी में क्या होता है? कन्फ्लिक्ट जो होता है कंपनी और बंगाल के नवाब में वो काफी इंटेंसिफाइड हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही रॉन्ग है, बाकी दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है। और उसके बाद वो क्या करते हैं? वो जैसे ही उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं वो अपना फैक्ट्रीज स्टेब्लिश कर देते हैं पटना, बालासोर, डक्का और अदर प्लेसेस इन बंगाल एंड बिहार। 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई द बैटल। हमें बताना है कि ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो किस बैटल के बारे में बताता है। द बैटल वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश नवाब एंड नवाब ऑफ बंगाल इन 1757 AD. दिस बैटल चेंज द डेस्टिनी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. दिस वॉज देयर फर्स्ट एवर इंपॉर्टेंट सक्सेस इन इंडिया. आपको 1757 से ही पता चल रहा होगा हम किस बैटल की बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली ये है बैटल ऑफ प्लासी. 23 जून 1757 को ये बैटल होता है. किसके किसके बीच में होता है? ब्रिटिशर्स और जो बंगाल के नवाब होते हैं सिराज उद दौला के बीच में. और इसमें बहुत गंदे तरीके से हार होती है क्योंकि जो सिराज उद दौला के जो दो इम्पोर्टेंट ये जो मीर जाफर जो होते हैं वो उसको क्या करता है? डिच कर देता है. और वो मिल जाता है किससे? मिल जाता है ब्रिटिशर्स से. बस मीर मदान और मदन मोहन जो है वो हेल्प करते हैं, लेकिन मीर जाफर जो है वो षड्यंत्र कर लेता है. इसके बदले कि ब्रिटिशर्स उसको बोलते हैं कि अगर वो उसका सपोर्ट करेंगे, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करेगा तो उसको नेक्स्ट में राजा बनाया जाएगा, बंगाल का नवाब बनाया जाएगा. और इस तरीके से हार हो जाती है सिराजुद्दौला की. और ये फर्स्ट सक्सेस होती है ब्रिटिशर्स की इंडिया में आधिपत्य के. बैटल इज रिगार्डेड एज ए हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया and it established the political and military supremacy of the Britishers in Bengal. 11th number question देख लेते हैं. Battle of Plassey was fought between Mir Jafar and East India Company. Battle of Plassey, the troops led by Mir Jafar and others who already entered in the conspiracy with the Britishers did not join the battle. After the Battle of Plassey, the English company became the real power in Bengal with Nawab as पपेट. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे जो अभी हमने देखा ना कि ये मीर जाफर नहीं, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उसके बीच में हुआ था. ब्रिटिशर्स जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में, और मीर जाफर के बीच में नहीं, सिराजुद्दौला के बीच में. इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है. बैटल ऑफ प्लासी क्या करते हैं? जो ट्रूप्स होते हैं जो मीर जाफर के द्वारा लीड किए जाते हैं और अदर्स के द्वारा वो क्या करते हैं?
वो इंट्रिक्ट करते हैं, षड्यंत्र करते हैं किसके, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में, और वो मिल जाते हैं किससे, इंग्लिश से, और वो सपोर्ट नहीं करते, वो पार्ट नहीं लेते हैं सिराजुद्दौला को सेव करने के लिए। बिल्कुल करेक्ट बात है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द इंग्लिश कंपनी बिकेम द रियल पावर इन बंगाल विथ नवाब एज इट्स पपेट। ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे, दो स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। बैटल ऑफ प्लासी जो होते हैं, जो लीडिंग मैन होते हैं नवाब के कोर्ट का, जैसे कि मीर जाफर, मीर बख्शी, मानिक चंद, अमित चंद, जगत सिंह, ये सब क्या करते हैं, इंट्रिक्ट करते हैं किसके, ब्रिटिशर्स के साथ, किसके अगेंस्ट में, सिराजुद्दौला के, और ये इंपॉर्टेंट रीजन बनता है नवाब के डिफीट का। इस बैटल के बाद क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं और उसको एक पपेट बना जाते हैं। रियल पावर जो होती है वो किसके अंतर्गत होती है, ब्रिटिशर्स के अंतर्गत होती है। बैटल ऑफ प्लासी जो होते हैं वो किसके, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट क्लास में हम 12th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।